अब हम अगले पड़ाव में मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये मिक्स्ड प्रैक्टिस का मतलब अभी तक जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, बेसिक परसेंटेज, ट्रिक 1, ट्रिक 2 और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, उन सभी टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसका हेडिंग हमने दिया है एडवांस लेवल क्वेश्चन, मतलब कुछ अच्छे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ मिक्स्ड प्रैक्टिस एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़े से बढ़िया प्रश्न। पहला प्रश्न, हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेस बाई 1/8 ऑफ दियर हाइट एवरी ईयर। If the present height of tree is 8 meter, then what will be the increase in its height after 2 years? प्रश्न कह रहा है कि एक ट्री की ऊंचाई में 1/8 भाग की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 भाग की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। यदि पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो बताएं 2 वर्षों के बाद उसके ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ट्री है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर और प्रति वर्ष 1/8 भाग की वृद्धि हो रही है। तो हाइट ऑफ ट्री है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है 8 मीटर। अब हम निकालेंगे न्यू हाइट आफ्टर 2 ईयर, ये 2 सालों के बाद पेड़ की ऊंचाई। तो हम शुरुआत करेंगे वास्तविक ऊंचाई से जो 8 मीटर है। अब देखो 1/8 की वृद्धि हो रही है। 1/8 को अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 12.5% की वृद्धि हो रही है। और अगर हम भाग पार्ट्स में करना चाहे, हिस्सा में करना चाहे, तो कोई भी ओरिजिनल अपने आप में 100% है और पार्ट्स में वो अपने आप में एक हिस्सा के बराबर होता है। तो 1/8 भाग की वृद्धि का मतलब हो गया 1 + 1/8। ये जरा इसको समझते हैं। 1 का मतलब वास्तविक ऊंचाई, एक हिस्सा, और 1 साल के बाद 1/8 की वृद्धि हो गई। तो ये जो परिवर्तन हमने दिया है ये पहले वर्ष के लिए है। अब दूसरे वर्ष में फिर से 1/8 जो अब ऊंचाई है 1 वर्ष के बाद, उसमें फिर से 1/8 भाग की वृद्धि हो रही है। तो बढ़कर ये हो जाएगा 1 + 1/8। राइट, ये दूसरे वर्ष के लिए है। ये 1 यहां पे 100% को दर्शा रहा है, 1/8 12.5% को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 12.5% की इंक्रीज हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 8 × 1 + 1/8 हो गया 9/8 × 9/8। 8 and 8 कैंसल, सो 81/8। तो ये आ गया 8 × 1 = 8, 0.8 × 10 80 आ गया, बचा 1 मीन्स 10। So 8 × 1 = 8, 2 means 20, 8 × 2 = 16, 4 means 40, 8 × 5 = 40, 10.125 मीटर। तो 2 वर्षों के बाद पेड़ की नई ऊंचाई हो गई 10.125 मीटर। अब प्रश्न में पढ़िए क्या पूछा है। 2 वर्षों के बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि बताएं, इंक्रीज इन हाइट पूछा है। तो आंसर हो गया इंक्रीज इन हाइट बराबर इंक्रीज इन हाइट, पेड़ के ऊंचाई में वृद्धि, इज इक्वल टू वास्तविक ऊंचाई 8 मीटर है और नई ऊंचाई 10.125। तो दोनों का अंतर हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो 10.125 -8। सो फाइनल आंसर है 2.125 मीटर की वृद्धि हो रही है। अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्टूडेंट याद रखें, हे 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज से भी हल कर सकते थे। 1/8 भाग की वृद्धि का मतलब 12.5% की वृद्धि हो रही है। तो पहले साल में बढ़कर 112.5% हो जाएगा और दूसरे साल में भी बढ़कर 112.5%। तो प्रतिशत से भी हल करेंगे तो आंसर यही आएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इंक्रीजेस बाई 500% एंड 300% रेस्पेक्टिवली, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम्स 18/7। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में
क्रमशः 500% और 3% की वृद्धि हो रही है और बढ़ने के बाद परिणामी भिन्न 18/7 हो जाती है। तो बताएं वास्तविक भिन्न क्या था। फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, राइट ना। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। हम ओरिजिनल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। माना ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वास्तविक भिन्न बराबर x बाई वाई। भिन्न को हमेशा x बाई वाई से दर्शाया जाता है। यहां पे x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर, मींस x अंश है और y हर है। अब प्रश्न के अगले पहले लाइन में दिया हुआ है न्यूमरेटर इज इंक्रीजेस बाई 500%। तो ओरिजिनल कोई भी वास्तविक संख्या 100% होती है और 500% अगर हम उसे बढ़ाएंगे तो बढ़कर के 600% हो जाएगा। तो न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में 500% की इंक्रीज हो रही है और पहले से जो मान था वो अपने आप में 100% है। तो 500% इंक्रीजेस का मतलब बढ़कर 600% ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट, ये ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के न्यू फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के बारे में लिखते हैं 500% ऑफ एक्स, जो गलत है। 500% की वृद्धि हो रही है और ओरिजिनल 100% है। तो कुल मिलाकर के नया फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होगा वो 600% ऑफ एक्स। और उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी 300% की वृद्धि हो रही है। तो 300 प्लस ओरिजिनल 100, सो बढ़कर ये हो जाएगा 400% ऑफ वाई और इसका मान दिया हुआ है 18/7। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हल कर लेंगे और x बाई वाई का मान निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0000 कैंसल, तो ये आ गया 6/4 अर्थात 3/2 इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 18/7। तो x बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18/7 इंटू 2/3, राइट। तो 18 दूना 36, ये 3 6 जा कैंसल हो रहा है, 6 2 जा 12, 12/7 अर्थात आंसर है x बाई वाई इज इक्वल टू 12/7। तो विकल्प में हम देखेंगे तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तीसरे उदाहरण, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। 605 टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रेन सच दैट एवरी चिल्ड्रेन गेट टॉफीज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज रिसीव्ड बाई ईच चाइल्ड। प्रश्न ये कह रहा है 605 टॉफीज को कुछ बच्चों में इस प्रकार से वितरण किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफी दिया जाता है। तो बताएं प्रत्येक बच्चे को कितने टॉफी दिया जाता है। तो इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। कुल टॉफी हमारे पास दिया हुआ है 605 और एक बच्चे को 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टॉफी दिया जाता है, राइट ना। तो मेरे इस प्रश्न में बच्चों की संख्या भी नहीं पता है। तो हम सबसे पहले माना बच्चों की संख्या बराबर x, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू x। अब एक बच्चे को जो टॉफी दिया जाता है 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जो 20% ऑफ x जो होगा वो एक बच्चे को टॉफी मिलेगा। तो टॉफी रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रेन, एक क्वेश्चन के दूसरे लाइन के हिसाब से 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, सो 20% ऑफ x अर्थात x/5। तो एक बच्चे को x/5 टॉफी दिया जाता है। अब हमारे पास प्रश्न में कुल टॉफी की संख्या 605 है। तो अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर बच्चों की संख्या को एक बच्चे को मिलने वाली टॉफी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें कुल टॉफी आ जाएगा। अगर मानो कि कुल 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 5 टॉफी दिया जा रहा है तो कुल टॉफी कितने होंगे? 10 गुने 5 50। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों की संख्या को एक बच्चे को मिलने वाले टॉफी की संख्या से गुना किया जाए तो हमें कुल टॉफी मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x इंटू x/5 इज इक्वल टू कुल टॉफी जो 605 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल टॉफी जो प्रश्न में दिया हुआ था
605। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर बराबर 605 गुने 5, एक्स स्क्वायर बराबर 605 गुने 5 हो गया 3025। 3025 जो है 55 का होल स्क्वायर होता है, अर्थात एक्स का मान आ गया 55। ये अर्थात बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या 55 आ गई। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टॉफी रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, एक बच्चे को मिलने वाली टॉफी की संख्या। तो आंसर हो जाएगा एक बच्चे को कितना टॉफी दिया जा रहा है, x/5, तो x/5 अर्थात 55/5। आंसर है प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफी दिए जाएंगी, यही आंसर है। ये यहां 55 जो है बच्चों की कुल संख्या है, और ऑप्शन में ऑप्शन सी फाइनली 100% करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिस ऑफ गुड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कॉन्फिडेंस इन टॉपिक। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंडिचर ऑफ ए person is 75% of his income. When his income increases by 20%, then his expenditure increases by 10%. Find the percentage increase in his saving. प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। दूसरा लाइन है जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। अंतिम लाइन है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, उनकी बचत में प्रतिशत में वृद्धि बताए। ये इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट, देखो इस प्रश्न में हमने देखा इस क्वेश्चन में 3 टर्म है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो क्वेश्चन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है, आय, खर्च और बचत से संबंधित है। और हम सब जानते हैं कि इस तीनों के बीच में संबंध है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो इस छोटे से आइडिया को हम यूज करेंगे। तो आइए जरा इस क्वेश्चन की हम एक टेबल की मदद से इस प्रश्न को हल करते हैं। इनकम, आय, एक्सपेंडिचर और तीसरा टर्म है सेविंग, और हम सबको पता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक वास्तविक स्थिति है और एक नई स्थिति है। राइट, तो हम माना वास्तविक इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज है, लेट ओरिजिनल इनकम इज 100 रुपीज। एक ओरिजिनल स्थिति है और एक न्यू स्थिति है। तो माना वास्तविक आय बराबर 100 रुपीज। अब प्रश्न में दिया हुआ है पहले लाइन में एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 100 का 75% मतलब 75 रुपया खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर हो गया 75 रुपीज। और सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 रुपीज। ये वास्तविक इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन के दूसरे लाइन में है जब वह उसके आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय ये न्यू इनकम है, तो 100 में अगर 20% हम बढ़ाएंगे तो नई इनकम हो जाएगी 120 रुपीज, 120 रुपीज। अब जब आय में 20% की वृद्धि हो रही है तो खर्चे में भी 10% की वृद्धि की जाती है। तो पहले 75 रुपया खर्च था, अब 10% खर्च और बढ़ा दिया गया, तो नया खर्च हो जाएगा 75 प्लस 10% ऑफ 75, और 75 का 10% हो जाएगा 7 रुपीज 50 पैसे। तो इसको ऐड करेंगे तो 75 प्लस 7 रुपया 50 पैसा, ये हो गया 82 रुपीज 50 पैसे। ये सभी रुपीज में है। और सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 120 में से 82.5 घटाएंगे तो ये आ गया हमारा 20 प्लस 17.5, सो 37.5 रुपीज। ये सभी रुपीज हैं, 25 रुपीज, 37.5 रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, बचत में प्रतिशत में वृद्धि बचाए। तो इंक्रीज इन सेविंग इज इक्वल टू, हम परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग की बात कर रहे हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हमने आपको अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। सेविंग पहले हमारा 25 रुपया था, अब बढ़ करके 37.5 रुपीज हो गया है। तो 37.5 माइनस ऑफ 25,
और वास्तविक बचत थी 25 इंटू 100। इसको हल कर लें, 37.5 माइनस 25 है 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। 12.5 टू जा और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50%। सो इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीज इन सेविंग इज इक्वल टू 50%। मतलब बचत में 50% की वृद्धि की जाती है, अर्थात ऑप्शन डी 100% इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये फ्रेंड्स, मैथ्स को समझने का टेबल, कभी कभी टेबल से प्रश्नों को हल किया जाता है और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, इजी होता है उसको समझना। तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़े और एक जैसे ही आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो प्रैक्टिस के बाद आपको आगे बढ़ने के रास्ते पता चलने लगता है। प्रैक्टिस के बाद कैसे आगे बढ़ा जाए ये हमें बड़े आसानी से समझ में आने लगती है। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, अ पर्सन परचेज 10 किलोग्राम मोर राइस इन ₹600। व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस आफ्टर डिक्रीज? प्रश्न कह रहा है चावल के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। तो अंत में प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस आफ्टर डिक्रीज? मूल्य में कमी होने के बाद चावल का मूल्य बताएं। और विकल्प में प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, इस प्रश्न में दिया हुआ है 600 रुपया में 10 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 20% मूल्य में कमी हो रही है। तो मूल्य में कमी होने के कारण 10 किलोग्राम चावल अधिक दिया जा रहा है। जब आप 600 रुपये का चावल खरीदोगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूल्य में कमी कितने रुपए की हो रही है। तो डिक्रीज इन प्राइस, चावल के मूल्य में कितने रुपए की कमी हो रही है? तो 20% ऑफ 600। तो सबसे पहले हम 20% ऑफ 600 का मान निकालेंगे। 20/100 इंटू 600, तो ये 00 कैंसिल हो गया, 120 रुपया। ये इसका अर्थ ये हुआ कि 120 रुपया में कमी होने के कारण आपको 10 किलोग्राम चावल अधिक दिया जा रहा है। इसका मतलब है प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम राइस जो है वो 120 रुपए के बराबर है। और यहां पे यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू 120 रुपीज। हे स्टूडेंट, इस लाइन को समझना है। पहले हम 600 रुपये का चावल खरीदते थे, अब जब हम दुकान पे गए तो पता चला 20% भाव कम हो गया है, तो 600 का 20% 120 के बराबर है। और उसी कारण से आपको 10 किलोग्राम चावल अधिक दिया जा रहा है। इसका मतलब है न्यू प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज 120 रुपीज, राइट। ये डिक्रीज होने के बाद का प्राइस है। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज 120 डिवाइडेड बाई 10, अर्थात 12 रुपीज। और यही इस प्रश्न का आंसर है, 12 रुपीज पर केजी, राइट। सो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाई 20% and then decreases by 10%. If the increased price of sugar is rupees 10.80 per kilogram, then what is the initial cost of 8 kilogram sugar? प्रश्न में दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपया 80 पैसे प्रति किलोग्राम है तो 8 किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य बताएं। तो आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की मदद से हम इंक्रीज्ड प्राइस निकालेंगे। तो लिखिए लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू x रुपीज पर किलोग्राम। हमने माना 1 किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य x रुपया है, राइट। प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। अब न्यू प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य। ये देखो वास्तविक मूल्य x था और वहां से शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया हुआ है पहली बार में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि का मतलब बढ़कर 120% हो जाएगा।
दूसरा परिवर्तन है डिक्रीजेस बाई 10%, 10% कमी का मतलब घटकर 90% शेष रह जाएगा। और ये दो परिवर्तन के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस बढ़कर 10 रुपया 80 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10.8 रुपीज, ये न्यू प्राइस पर किलोग्राम की बात हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इस इक्वेशन में यहां पे समझना है कि हमने इक्वल टू 10.8 क्यों किया, क्योंकि ये न्यू प्राइस पर किलोग्राम के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब 12 9 जा 108, राइट। तो x गुने 108 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10.80। इस इक्वेशन को फिर से आगे बढ़ाते हैं। x इज इक्वल टू हो गया 10.80 इंटू 100 हो गया 1080 डिवाइडेड बाई 108। तो x का मान आ गया 10 रुपीज, 10 रुपीज पर केजी। ये x हमने माना था ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का वास्तविक मूल्य जो है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम था। अब प्रश्न के आखिरी लाइन में पूछा है व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर। 8 किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था? तो आंसर हो गया इनिशियल कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 10 रुपए का, तो 8 किलोग्राम 8 गुने 10 मतलब 80 रुपया। और यही ये इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इस प्रश्न में जो x है वो हमने वास्तविक मूल्य माना था और प्रश्न के आखिरी लाइन में पूछा गया है 8 किलोग्राम शुगर का इनिशियल कॉस्ट क्या था। तो 1 किलोग्राम का 10 रुपया, तो 8 किलोग्राम का 80 रुपया, और ऑप्शन ए अंत में इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव नंबर बाई 6 बाई मिस्टेक डिवाइडेड बाई 6 फाइंड परसेंटेज एरर अप्रोक्सीमेटली। प्रश्न कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या को 6 से गुना करने के बजाय गलती से 6 से भाग दे दिया गया, तो प्रतिशत में त्रुटि बताए। तो इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, माना पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या बराबर x, लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x। जो प्रश्न में पूछा गया है संख्या के बारे में उसको हमने x मान लिया। अब हमें इसे 6 से गुना करना था। अगर मैं इसको 6 से गुना करूं तो 6x आएगा, और 6x जो है ये करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होता। लेकिन वास्तव में गुना करने के बजाय हमने 6 से भाग दे दिया, तो x को 6 से भाग देंगे तो x बाई 6 आएगा, और ये हमने गलती से भाग दे दिया तो ये हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। रॉन्ग आंसर मीन्स रॉन्ग वैल्यू। तो अब इस प्रश्न में 3 संख्या आ गया, x, 6x और x बाई 6। तो करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के बीच का जो अंतर है वही हमारा एरर है, त्रुटि है। और परसेंटेज में पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर का मतलब प्रतिशत में कमी, कितनी प्रतिशत की गलती हमने किया। तो परसेंटेज एरर इज गिवन बाय एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ये वास्तव में एरर का मतलब है कमी। ये जो करेक्ट आंसर है और रॉन्ग आंसर है उनके बीच में जो अंतर है वो हमारा एरर है, और यहां ओरिजिनल नंबर करेक्ट वैल्यूज को दर्शा रहा है, राइट ना। तो अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे एरर है करेक्ट और रॉन्ग का डिफरेंस, तो 6x माइनस x बाई 6, और वास्तविक संख्या का मतलब है करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट आंसर 6x इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 6 आ गया, 6 जा 36x माइनस x 35x, डिनोमिनेटर में पहले से 6x है इंटू 100, x कैंसल, 3500 बाई 36, और 3500 को हम 36 से भाग देंगे। क्वेश्चन में पूछा है एरर अप्रोक्सीमेटली, तो अगर ये 3600 होता तो आंसर 100% आता, और ये 3600 से छोटा है तो आंसर 100 के क्लोज भी होगा, राइट, और 100 से छोटा भी होगा। तो इसको भाग देंगे तो 97 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 97.2% के आसपास आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अप्रोक्सीमेट आंसर 97%, ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
A box contains some coins and rings which are made up of gold and silver. 60% of them are coins, 40% of rings are of gold and 30% of coins are of silver. What is the percentage of items made up of gold? ये क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में कुछ सिक्के और कुछ अंगूठियां हैं जो सोने और चांदी से बने हुए हैं। 60% सिक्के हैं और 40% अंगूठियां सोने की बनी हुई है और 30% सिक्के चांदी के बने हुए हैं। ये सारी सूचनाएं प्रश्न में दी गई है। तो अंत में पूछा गया है कितनी प्रतिशत वस्तुएं सोने के बने हुए हैं। तो हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें सभी सूचनाएं प्रतिशत में दी गई है और प्रश्न का उत्तर भी प्रतिशत में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को 100 मानने से चीजें आसान हो जाती है। तो माना कुल वस्तुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम 100, माना टोटल नंबर ऑफ आइटम 100। अब इसमें दो वेराइटी है। पहला एक कॉइन्स है और कुछ रिंग्स है और प्रश्न में लिखा है 60% ऑफ देम आर कॉइन्स। तो कॉइन्स की संख्या 60% है, तो 100 का 60% 60 हो गया। इसका मतलब शेष जो बचा हुआ है वो रिंग्स होंगे। तो 100 माइनस 60 बराबर 40। तो 100 में से 60 कॉइन्स है और 40 उसमें से रिंग्स है। अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में है कि कॉइन्स और रिंग्स गोल्ड और सिल्वर के बने हुए हैं। मतलब कॉइन्स में भी दो वेराइटी है, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ कॉइन्स गोल्ड्स के बने हुए हैं और कुछ सिल्वर के बने हुए हैं। और उसी प्रकार से रिंग में भी दो वेराइटी है, गोल्ड और सिल्वर। अब प्रश्न के दूसरे लाइन में देखते हैं। 40% ऑफ रिंग्स आर गोल्ड, मतलब 40% अंगूठियां सोने के बने हुए हैं। 40% ऑफ अंगूठियां, रिंग्स की बात हो रही है। तो 40 का 40% क्या होगा? 40 का 40% 16 के बराबर होगा। हे 40% ऑफ 40 बाई 100 इंटू 40, तो 4 4 जा 16। 40 में से 16 सोने के बने हुए हैं, सोने की अंगूठियां हैं। तो जो शेष होगा वो चांदी की अंगूठियां होगी। तो 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 24। तो रिंग्स जो कुल 40 था उसमें से 16 सोने के बने हुए हैं और 24 चांदी के बने हुए हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन का अगला लाइन है 30% कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर, मतलब 30% जो सिक्के हैं वो चांदी के बने हुए हैं। तो 60 का जो 30% होगा वो 18 के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। और 60 में से 18 घटाएंगे तो 60 माइनस 18 हो गया 42। तो ये सारी सूचनाएं इस प्रश्न में दी गई हुई है। अब प्रश्न का आखिरी लाइन पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइटम मेड अप ऑफ गोल्ड? तो 42 जो सिक्के हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं और उसी प्रकार से 16 जो रिंग्स हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं। तो कुल आइटम्स जो गोल्ड्स के बने हुए हैं वो 42 प्लस 16 है, राइट? तो 42 प्लस 16 हो गया 58। तो टोटल जो आइटम्स गोल्ड के बने हुए हैं वो 42 प्लस 16 58। अब प्रश्न के आखिरी लाइन में पूछा है सोने से बने हुए वस्तुओं का प्रतिशत बताएं। तो गोल्ड आइटम्स परसेंटेज इज इक्वल टू 58 टोटल गोल्ड के आइटम्स हैं जो सोने के बने हुए हैं और कुल हमारे पास 100 है, तो 58 अपॉन 100 इंटू 100। हे आंसर आ गया 58%। ये वास्तव में इस टेबल से ही क्लियरली पता है कि टोटल हमने माना था 100 टोटल वस्तुओं की संख्या, और इस 100 में से गोल्ड के आइटम कितने हैं? 42 प्लस 16। तो 100 में से 58 आइटम गोल्ड से बने हुए हैं, अर्थात 58% वस्तुएं सोने के बने हुए हैं। यही इस प्रश्न का आंसर है। सो ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ हिज कमीशन इंक्रीजेस फ्रॉम 4% टू 5%। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज बिजनेस। प्रश्न कह रहा है एक ब्रोकर के आय में, ब्रोकर मीन्स दलाल, एक दलाल के आय में कोई परिवर्तन नहीं होता जब उनका कमीशन 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाता है। यह प्रश्न कह रहा है कि
जो दलाली की दर है उसमें 4% से 5% भी बढ़ा दिया जाता है, तब भी उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बिजनेस में कितने प्रतिशत की कमी हुई ये बताना है। व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई यह प्रश्न में पूछा गया है। मतलब कमीशन का रेट अगर 4 से 5% बढ़ा भी दिया जाए तो उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये प्रश्न में दिया गया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन में दो स्थिति दी गई, एक ओरिजिनल और एक नई स्थिति दी गई है। और इस क्वेश्चन में 3 टर्म है, एक इनकम है, एक कमीशन का रेट है और एक बिजनेस में के बारे में पूछा गया है। बिजनेस, इनकम और कमीशन। और यहां पे भी 3 स्थिति है, 3 टर्म है। पहला हम ओरिजिनल स्थिति देखेंगे और फिर न्यू स्थिति देखेंगे। इस टेबल से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बिजनेस में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? माना ओरिजिनल बिजनेस 100 रुपीज था, अब जो कमीशन वो व्यापार जितने की हो रही है उसी पर उसे कमीशन मिल रही है। तो कमीशन पहले था 4% कमीशन था, तो 100 का जो 4% होगा वही उस ब्रोकर का, उस दलाल का आय होगा। तो 100 का 4% 4 रुपीज के बराबर हो गया। तो अगर बिजनेस, वास्तविक बिजनेस 100 रुपया है तो वास्तविक आय जो थी दलाल की वो 4 रुपये के बराबर थी। अब नया बिजनेस हमें पता नहीं है तो हमने माना न्यू बिजनेस X रुपीज का हो रहा था और नया कमीशन का दर 5% दिया हुआ है। तो नए बिजनेस पे, नए व्यापार पे 5% का कमीशन, मतलब जो इनकम हो गया, नई आय जो होगी वो X का 5% होगा, 5% ऑफ X, तो 5/100 इंटू X, अर्थात X बटे 20 रुपये की आय हो रही है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि कमीशन तो 4 से 5% हो गया लेकिन इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब आय दोनों स्थिति में बराबर है। तो अब ये प्रश्न के अनुसार x/20 = 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आ गया 20 चौका 80 रुपीज, अर्थात न्यू बिजनेस 80 रुपीज है। अब 100 रुपया पहले व्यापार हो रहा था, अब नया व्यापार 80 रुपया का हो रहा है, तो 100 से घट करके 80 हो गया, इसका मतलब 20% की कमी हो रही है। सो डिक्रीज इन बिजनेस इज इक्वल टू, ये प्रतिशत में, परसेंटेज डिक्रीज इन बिजनेस, व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। ये स्टूडेंट सी, एक्स का मान 80 रुपया आ रहा है, 100 से घटकर 80 हो जाना, इसका मतलब 20% की कमी हो रही है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। सो विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी 100% करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एग्जामिनेशन A gets 10% less than B, B gets 25% more than C, and C gets 20% less marks than D. If A gets 360 marks out of 500, then find the percentage of marks obtained by D. इस प्रश्न में दिया हुआ है एक परीक्षा में A को B से 10% कम अंक प्राप्त होता है, B को C से 25% अधिक अंक प्राप्त होता है और C को D से 20% कम अंक प्राप्त होता है। यदि A को 500 प्राप्तांक में से 300 अंक मिला हो तो D का प्रतिशत मार्क बताएं। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में 500 में से A को कितना मिला है? A को 360 अंक मिला है। अब हम प्रश्न का पहला लाइन पढ़ते हैं। A को B से 10% कम अंक प्राप्त होता है, इसका मतलब A को कितना मिला? A को B की तुलना में 90% अंक प्राप्त हो रहा है। A को 360 अंक मिला है जो अपने आप में किसके बराबर है? B का 90%, A 90% ऑफ B के बराबर है। हाँ जी, A गेट्स 10% लेस देन B, इसका मतलब A को B की तुलना में 20 का 90% अंक प्राप्त हो रहा है और A को है 360। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 360 इज इक्वल टू 90/100 इंटू B, 0 0 कैंसल, 9 4 जा 36, तो B को अंक जो प्राप्त होगा वो एग्जैक्टली 400 हो गया। और प्रश्न में दिया हुआ है A को 360 अंक प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन का दूसरा लाइन पढ़ेंगे। B गेट्स 25% मोर देन C, मतलब B को C से 25% अधिक अंक प्राप्त होता है, इसका मतलब B को
सी का 125% अंक प्राप्त होता है, तो बी को मिल रहा है 125% ऑफ सी। ये 25% मोर का मतलब 125% सी का। बी के पास 400 अंक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125/100 गुने सी, 25 पंचे 125 और फिर 20, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32, 320 आ रहा है इस समीकरण को हल करने से। तो सी को जो अंक प्राप्त हुआ वो 320 के बराबर है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सी गेट्स 20% लेस मार्क्स देन डी, मतलब सी को डी का 80% अंक प्राप्त होता है। 20% लेस का मतलब 80%, तो सी गेट्स 80% ऑफ डी। कैसे पता चला? 20% कम, इसका मतलब 80% जो डी का है वो सी के बराबर है। और सी को 320 अंक प्राप्त हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80/100 इंटू डी, 0 0 कैंसल, तो डी का मान आ गया 3200/8 अर्थात 400। तो इस तरीके से धीरे धीरे ए, बी, सी और डी सभी का अंक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय डी। परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी, डी का प्रतिशत अंक बराबर है। डी को मिला है 400 अंक, कुल प्राप्तांक प्रश्न में 500 दिया हुआ है, इंटू 100 है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, राइट। 00 00 कैंसल, तो 400/5 अर्थात उत्तर है डी का प्रतिशत अंक है 80%। तो विकल्प से इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, मूव टू क्वेश्चन नंबर 11।